लाल खट्टर जी गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे और यूनिवर्सिटी के अंदर उनका जो मेन फोकस है वो मेन अपने बातें करने आ रहे हैं कल नशा मुक्ति के ऊपर। ये आप सभी इस चीज़ को जानते हो कि इन्होंने आज खट्टर सरकार ने कागजों के अंदर हरियाणा को नशा मुक्त बना रखा है, लेकिन आज अगर नशे की हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, आप सभी हिसार के ईमानदार पत्रकार छायेकर बंधु हो और सिर्फ हिसार नहीं, आप पूरा हरियाणा को कवर करते हो। आप खुद एक चीज़ देखते हो कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई नुक्कड़, कोई चौराहे ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई नशा बेचने वाला और नशा करने वाला ना हो। अगर मैं ये चीज़ आज कहूँ कि पंजाब से हरियाणा किसी भी तर्ज के ऊपर नशे में कम नहीं है और नशे से बहुत आगे निकल चुके हैं, तो वो गलत नहीं होगी। तो इस चीज़ के ऊपर तुम क्या ढकोसले कर रहे हो और क्या तुम बड़ी बड़ी बातें करने आ रहे हो। आज अगर हमारे बच्चों को हम देखते हैं तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी छात्र पीढ़ी है, एक घर में अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा नशे की गर्त में डूबा मिलेगा तो दूसरा बच्चा अपनी ज़मीन बेच के या कर्जवान हो गया 50-60 लाख रुपए देके हवाला के थ्रू अमेरिका जाने की तैयारी करता मिलेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर ये सवाल उत्पन्न होता है, संदेह उत्पन्न होता है। आज आप ये चीज़ देखो कि आज हमारा प्रदेश खाली होता जा रहा है। हर गांव से कम 100-150 की तादाद के अंदर बच्चे विदेशों के अंदर जा रहे हैं, 50-60 लाख रुपए फूंक के अपनी जान जोखिम में डाल के, और डेली लाशें हमारे पास वापस आ रही है। उसके ऊपर इनका कोई सवाल जवाब नहीं है। दूसरी बात है, सीएम साहब उनको शोभा नहीं देता, वो तो एक संवाद के नाम के ऊपर जन संवाद कार्यक्रम करते घूम रहे हैं। कोई महिला ने ये कह दिया, बहुत अच्छा सवाल था उनका मातृशक्ति का, कि आप यहाँ पे एक फैक्ट्री खोलो ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए। तो उनको वो ऐसे कहते हैं, बोले तेरे को तो मैं चंद्रयान 4 के ऊपर भेजूंगा। कल परसों हमने देखा हमारे छात्रों ने सवाल उठाया, एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र साथी थे हमारे, वो उस टाइम उन बच्चों की गिरफ्तारी करवा दी। और 1-2 साक्ष्य नहीं है, इसमें तो हजारों चीज़ें हैं। नशा मुक्ति के ऊपर देखो, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप सभी को इस चीज़ का पता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जितने साक्ष्य पेश किए हैं, जितने तथ्यों के आधार के ऊपर बात करी है कि मंत्री का ये आदमी जो सिरसा और फतेहाबाद में नशा बेच रहा है और खुलेआम नशा बिकवा रहा है, मंत्री की गाड़ी के अंदर 24 घंटे वो घूमता है, 50+ एफिडेविट उन्होंने आगे जमा करवाई हैं, उस इंसान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज का माहौल हम देखें, जो इंसान कल तक दारू बेचता था वो आज चिट्टा बेचने लग गया और 4-4, 5-5 मंजिला अपनी कोठी बना ली और करोड़पति अरबपति आसामी बन गया। तो इस चीज़ पे हम ये सवाल पूछेंगे सीएम साहब से, ग्रास रूट के ऊपर आपने क्या काम किया। हमारा ये मानना है, अगर सरकार ईमानदार हो, अगर प्रशासन सरकार की मानता हो, नशा बेचना तो बहुत दूर की बात है, एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। उसके बाद में कई छात्रों के हमारे सवाल है, मैं मेन आपको बता देता हूँ। जैसे कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में हमारा मेन विरोध इस चीज़ का है। आज आप एक चीज़ देखो, सरकारें आई है, सरकारें आगे ही बदलेगी। कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी को, जो छात्रों की शिक्षा का मंदिर है, उसको एक पार्टी का कार्यालय नहीं बनाया। हर हफ्ते शनिवार और इतवार को बीजेपी का संघ का यहाँ पे प्रोग्राम होता है और बच्चों को संघी बनाने की वो चीज़ की जाती है। हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर उनको बरगलाया जाता है। आपके माध्यम से मैं सवाल पुटअप करता हूँ बीजेपी सरकार से और जितने भी ये संघी हैं, हिंदू का मतलब बताओ, हिंदू होता क्या है। सबसे बड़ी बात है, जब आप कहते हो जय श्री राम है तो ये एक गुस्सा है, ये एक विक्षोभ है, और प्रभु श्री राम के जीवन में गुस्सा है ही नहीं। आप प्रभु श्री राम का जीवन जाके देखो, उन्होंने तो अपने पूरी जिंदगी न्याय की लड़ाई लड़ी, वंचितों का साथ दिया, जो कमजोर वर्ग था उनका साथ दिया। वो चाहते तो वो बाली का साथ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सुग्रीव का साथ लिया। रावण से युद्ध आरंभ होने से पहले प्रभु श्री राम ने उनके पैरों के हाथ लगाए, उनका आशीर्वाद लिया, और जिस समय रावण अपनी मृत्युशैया के ऊपर था उस समय अपने भाई लक्ष्मण को उनके पास भेजा और ये कहा कि ये एक महाज्ञानी है, महानीतिज्ञ है, जाओ और जाके इनसे राज्य चलाने का ज्ञान प्राप्त करके लाओ। उनका नाम लिया जाए और वो भी अपनी घटिया और ओछी राजनीति चमकाने के लिए, संघी बनाने के लिए, इसका विरोध होना चाहिए, इसके खिलाफ बोला जाना चाहिए। और एक चीज़ मैं और कहता हूँ, और मैं छात्र साथियों से कहता हूँ, इस चीज़ को बहुत आप तरीके से सोचें। आप अगर लक्ष्मी नारायण में बिना लक्ष्मी के आप राम को नारायण को देखोगे तो आप नारायण के नहीं हो। आप अगर राधा कृष्ण में बिना राधा के कृष्ण को देखोगे आप कृष्ण के नहीं हो। आप अगर गौरी शंकर में बिना गौरी के शंकर के देखोगे तो आप शंकर की नहीं हो। इसी प्रकार अगर आप सिया राम में बिना सीता के आप राम को देखोगे तो आप राम के नहीं हो। इन चीज़ों को खत्म होना चाहिए। और आज हमारी लड़ाई 3 ही चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए, शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। इन तीनों चीज़ों की सरकार चुप क्यों है। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी आप जाके देखो, इसके अंदर फिलहाल वीसी साहब ने सरकार के साथ मिलकर क्या किया हुआ है कि जितने भी नई भर्तियां होगी, कच्चे कर्मचारी लगेंगे, वो अभी कौशल विकास रोजगार के तरफ से लगेंगे। इसका मतलब ये है यूनिवर्सिटी का जीजीओ का उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, उनका एक्सपीरियंस काउंट होएगा कौशल के अंदर, और बाद में ना वो पक्के हो पाएंगे ना कुछ और हो पाएगा। और एक बड़ी गलत नीति सरकार ने बनाई है, उसके खिलाफ छात्रों के अधिकारों के लिए हमें बोला जाना चाहिए।
आज आप सभी जानते हो कि 60%, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सर्वे की रिपोर्ट है, सरकार ने सर्वे करवाया था, आज हरियाणा प्रदेश के 60% कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचर्स नहीं है। और उसके लिए सरकार ने एक नया तरीका निकाला है, और वो तरीका क्या है कि जितने भी एडिड कॉलेजेज हैं, जितने भी संस्था के कॉलेज है, मान लो हिसार के अंदर मैं बात करूँ तो DN कॉलेज हो गया, जाट कॉलेज हो गया, इनके जो टीचर्स हैं उनको ये गवर्नमेंट कॉलेजेज के अंदर लगाएंगे। इससे बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो 95% जो इनकी सैलरी जाती है टीचर्स की, वो सरकारी की तरफ से जाती है, और 5% संस्था की तरफ से जाती है। अगर इनको तुमने गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर लगा दिया तो बाद में नॉर्मल सी बात है, जितने भी एडिड कॉलेजेस है उनको नए टीचर्स रखने पड़ेंगे, और नए टीचर्स को रखने के बाद 20-25 हज़ार रुपये नॉर्मल उनको सैलरी देनी पड़ेगी। इतने पैसे वो कहाँ से लाएंगे? ये सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा छात्रों के ऊपर पड़ेगा, और छात्रों की कम से कम बताता हूँ 10 गुना फीस बढ़ने वाली है, जो गरीब किसान का मेरे मजदूर के बच्चों के लिए और उन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ को बंद होना चाहिए। दूसरी बात, जितने भी हमारे PhD के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी JRF क्लियर स्टूडेंट्स हैं, उनकी मजबूरी हो जाएगी फिर बाद में उनको इन कॉलेज में, एडिड कॉलेज में जाके नौकरी करनी पड़ेगी 10-10, 15-15 हज़ार रुपए के अंदर। इसके बजाय जो 60% पद आपके खाली पड़े हैं, इन पदों के ऊपर आप नई भर्तियां करवाओ ताकि नए बच्चों को रोजगार मिल सके, और ये सभी धांधली खत्म होनी चाहिए। और कल जाके हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, किसी भी तरीके से करें, कैसे भी हम करें, इसका विरोध हम जरूर करेंगे, और ये सवाल जवाब हम जरूर पूछेंगे। एक शासक का, एक राज्य का फर्ज बनता है कि आपकी जनता, आपकी प्रजा आपसे जो भी सवाल पूछे उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इनको हम नहीं भागने देंगे, इनसे सवाल हम जरूर पुटअप करेंगे। जी, क्या कहना चाहोगे? कल नशा मुक्ति को लेकर हरियाणा के CM हिसार यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, नशे के जो हालात आज हरियाणा में हैं, खास तौर से हिसार ज़िले में हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं। रिसेंटली आप मीडिया के बंधु दिखाते हैं लगातार चोरी की जो घटनाएं बाज़ार में हो रही हैं लगातार, चाहे वो मोबाइल गैलरी में जो चोरी हुई थी करोड़ों की, और उसके बाद अब राजगुरु मार्केट में चोरियां हुई हैं। ये सब भली भांति लोग जानते हैं कि जो नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं वो ही इन चोरियों को अंजाम देते हैं। और सिर्फ ये तो मैंने आपको 2-3 चोरियों के बारे में बताया, पूरे शहर में अनगिनत चोरी की घटनाएं हो रही हैं। ये जो कारण है, नशेड़ी जो बच्चे हैं आज के टाइम पे, वो पैसे कहीं से भी पाना चाहते हैं, इसलिए वो चोरियां करते हैं, और इस तरह के जो क्राइम शहर के अंदर हो रहे हैं वो नशे की वजह से हो रहे हैं। तो सरकार जो ये कहती है कि हमने नशे पे लगाम लगा दी है, तो बड़ी हैरानी की बात है कि क्या आपको वास्तविक स्थिति पता नहीं है? आप जो गैर ज़रूरी काम है वो करने की बजाय अपना पुलिस सर्विलांस सुधारें, अपना पुलिस सर्विलांस सुधारें और नशे पे लगाम लगाएं, अगर आपको क्राइम शहर के अंदर रोकना है तो। ये मैं कहना चाहूँगी खट्टर साहब को, हालांकि वो सुनते नहीं हैं। जो उनको कुछ कहना चाहते हैं उन्हें वो चंद्रयान में भेजने की धमकी देते हैं कि आपको चंद्रयान में भेज देंगे, स्पेस में भेजने की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले की बात है, शायद 1 साल के लगभग हुआ होगा, एक ऑटो ड्राइवर जो अपने काम से घर पे जा रहा था, उसके दोनों हाथ काट दिए गए 150 रुपये के लिए। आपने शायद वो कवर भी किया था मीडिया ने। वो भी नशे के जो आदी लोग थे, 3-4 लोगों का ग्रुप था, उन्हीं की करी हुई ये कार्रवाई थी। तो क्या किया सरकार ने? नशे इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक व्यक्ति, एक कमेरा, वो एक मजदूर था, ऑटो ड्राइवर था, उसके दोनों हाथ काट दिए गए। और इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद सरकार ने क्या कदम उठाया नशे के खिलाफ, वो हम सब जानते हैं। तो हिसार के अंदर जगह जगह नशा बिक रहा है, चाहे वो मेडिकल नशा है, चाहे वो कई तरह का नशा, हमें तो पता भी नहीं है किस किस तरह के नशे आज के टाइम में अवेलेबल हैं। मैं किसी पर्टिकुलर जगह का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो सेवादार लोग हैं, जो अलग अलग माध्यमों से लोगों को खाना खिलाते हैं, चाहे वो कोई रोटी बैंक है, चाहे वो कोई भी धार्मिक या सामाजिक संस्था है, शाम को आप जाके देखिए वहाँ पे कितने नशेड़ी लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। जो सेवादार लोग हैं, जो सेवा करते हैं, वो उनका काम है खाना खिलाना, इसलिए वो चाहे नशे में व्यक्ति आए तो भी वो खाना खिलाएंगे। लेकिन वहाँ आपको हालात दिखेंगे कि लोग लाचार हो गए हैं, काम नहीं करते, नशे में सारा दिन नशे में रहते हैं, और वहाँ पे नशेड़ियों का एक मतलब मेला लगता है ऐसी जगहों पे। तो क्या सरकार को पता नहीं है? क्या प्रशासन को पता नहीं है? लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो अगर खट्टर साहब ये कहते हैं कि हमने नशे पे लगाम लगा दी है, तो खट्टर साहब बहुत बड़े वहम में हैं। और
मैं तो धन्यवाद करूंगी आप मीडिया वालों का कि आप लगातार ये जो घटनाएं शहर में हो रही हैं इनको कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो जो चोरी की घटनाएं हैं स्पेशली, ये सब नशे की वजह से हो रही हैं। महिलाओं की बात करें तो ये कहते हैं कि महिला सम्मान भी हमने किया है, तो महिला सम्मान तो बहुत टाइम से कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने महिला सम्मान शुरू किया था मेरे ख्याल से जब इन्होंने एक सरपंच के साथ वहाँ सिरसा डिस्ट्रिक्ट में बदतमीज़ी की थी। फिर इन्होंने एक महिला को कहा कि आपको चंद्रयान से भेज देंगे, चाहे इनके मंत्री संदीप सिंह का मामला हो, चाहे जो हमारे पहलवानों के साथ हुआ था। महिलाओं के सम्मान के लिए तो लगातार ये सरकार काम कर रही है। और रिसेंटली इनका जो कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं होती। एक मंत्रालय आप संभालते हैं और उनके बोल क्या हैं, उनके बोल क्या हैं महिलाओं के लिए, वो आपने कल परसों सुना ही है। और एक जो इनका राजनीति करने का तरीका है, इस बारे में तो मैं ख़ास तौर पे कहूँगी कि एक मंत्री इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि उसकी ज़ुबान फिसल जाए या उसकी गलती से उसने ये चीज़ें बोल दी हैं। मकसद हैं इसके, वो चाहते हैं कि हमारा विरोध हो। बीजेपी का आज हरियाणा में नामो निशान है नहीं, और वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा बोलें कि जिससे हमारा विरोध हो, और विरोध से हमारा प्रचार होता है। इन्होंने नहीं, ये इनकी स्ट्रेटजी है कि विरोध करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, लोग हमारा विरोध में प्रदर्शन करेंगे, सड़कें रोकेंगे, तभी तो हम सरवाइव कर पाएंगे ना, क्योंकि काम तो कोई किया नहीं। समाज को बांटने के लिए ये जान करके ऐसी भाषा बोलते हैं कि लोग इनका विरोध करें, फिर उस विरोध को ये जाके भुनाएं। संघ का एजेंडा है ये, बड़ी बहुत ही मैं कहूँगी बहुत घटिया स्तर की राजनीति। आप ऐसे जहरीली बातें बोलते हो समाज में जिससे आपका विरोध हो, और आप उस विरोध पे राजनीति करते हो, तो ये बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति है। लोगों को भी ये समझना चाहिए कि एक मंत्री स्तर का व्यक्ति इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो इतनी बेवकूफ़ाना बात, इतनी बेवकूफ़ी भरी बात पब्लिकली बोल रहा है। तो वो स्ट्रेटजी है, वो सोच समझ के बोला जा रहा है, और ये इनकी राजनीति का न्यूनतम स्तर अपना बीजेपी दिखा रही है, ये मैं कहना चाहूँगा। तो क्या कल के प्रोग्राम का भी विरोध किया जाएगा? बिल्कुल, हमारी जो इनेलो की युवा विंग है, ISO टीम है, वो विरोध करेगी, जैसा कि आपको अभी भाई शैलदीप कसमा जी ने बताया। और देखो, युवाओं की बात करें तो जैसे वैसे तो आपको सब कुछ बता दिया है शैलदीप जी ने, लेकिन मैं भी इसमें थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि हम अभी पैदल यात्रा में गए थे पूरे हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर हमने ऐसे गांव देखे जहां एक गांव से 700 युवा विदेश में गए हुए हैं। पूरा गांव ही बूढ़ों का गांव बन के रह गया है। ऐसे गांव हरियाणा में आज की तारीख में हैं, और कारण यही है कि सरकार की जो विफल नीतियां हैं, रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। और बखान करते हैं कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ जाके राजनीति के अड्डे इन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ जाके बखान करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर आपने काम किया है तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाके राजनीति मत करो, उनको राजनीति के अड्डे मत बनाओ। आप उन गांव में जाके, जिस गांव के अंदर से 700 युवा बाहर गए हुए हैं, वहाँ जाके पूछो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। वहाँ के बुज़ुर्ग आपको बताएंगे, जो एक एक घर में 2-2 बुज़ुर्ग बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि किस मजबूरी में उन्होंने अपने गांव के 700 बच्चों को विदेश भेज दिया और वो अकेले बैठे हैं। ये मैं कहना चाहूँ।